नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्राइन चैनल में। दोस्तों आज का टॉपिक है वो है स्टमक के ऊपर। ये स्टमक को आप आमाशय या फिर जठर या पेट भी जो है वो कह सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग आज थोड़ा डिटेल में जो है वो समझने वाले हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में मैं ऑलरेडी इसके बारे में जो बेसिक चीजें हैं वो क्लैरिफाई कर चुका हूं, आप वो वीडियो भी रेफर कर सकते हैं। आज हम लोग उसके कुछ लेयर्स के बारे में और जो सेल्स उसके अंदर रहते हैं स्टमक के अंदर, तो वो किस तरीके से काम करते हैं और क्या क्या उनका रोल जो है वो उसमें रहता है, उसके बारे में हम लोग जो है वो आज सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। स्टमक की शुरुआत कहाँ से होती है? जहां से ईसोफेगस मतलब जो खाना खाने की नली, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने का जो ईसोफेगस शुरू होता है, ईसोफेगस की नली जहां पे खत्म होती है वहां पे एक ओपनिंग रहती है, एक वॉल रहता है जिसे कहा जाता है लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर या फिर इंफेरियर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। हर कोई इसमें अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो वहां से स्टमक शुरू होता है। ये इतना एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जे शेप में रहता है और इसकी जो एंडिंग होती है वो जहां से स्मॉल इंटेस्टाइन का शुरुआत होता है, तो जैसे ड्यूडेनम जहां से शुरुआत होता है, जैसे मैंने पहले के टॉपिक में क्लियर किया है, तो वहां पे एक वॉल रहता है जिसे हम लोग स्फिंक्टर कहते हैं। तो वो स्फिंक्टर रहता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो ये इतना एक शेप जो रहता है ये स्टमक का रहता है। अब स्टमक के अंदर कुछ लेयर्स रहती हैं, कुछ सेल्स रहते हैं, कुछ फ्लूइड रहता है। उसके बारे में हम लोग आज सिंपल भाषा में जो है वो समझने वाले हैं। तो ये जो लेयर आपको दिखाई दे रही है, मैंने एक कट किया हुआ है एक पोर्शन, यानी कि अगर हम लोग उसको काट के अंदर देखते हैं स्टमक को, तो ये ब्लू कलर का एक लेयर रहता है, उसके अंदर जो रहती है, तो इस तरीके से रेड कलर जो आपको दिखाई दे रहा है ये फोल्ड्स हैं। ये अलग अलग तरीके से फोल्ड जो है वो दिखाई देते हैं, इसे रूगे भी कहते हैं। और जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ये डाइजेस्टिव जूस है या फिर डाइजेस्टिव एसिड आप इसे कह सकते हैं। इसके अंदर जो रहता है स्टमक के अंदर स्टमक जूस जिसे हम लोग कह सकते हैं। तो ये जो रूगे है ये इंटरनल लेयर रहती है। अब देखते हैं कि जो स्टमक की जो लेयर रहती है उसे हमने दो कैटेगराइज में किया गया है। ये इस तरीके से एक लेयर पकड़ लीजिए स्टमक की। तो ये जो बाहर की एक लेयर है और एक अंदर की लेयर है। तो जो अंदर की लेयर है वो है म्यूकोजा लेयर, ठीक है। और जो बाहर की लेयर है जो वो है 3 लेयर से बनी हुई, उसके भी 3 हिस्से हैं। उसके भी बाहर हम लोग पहले देखते हैं कि ये एक सिरोसा एक लेयर रहती है। मैंने पहले के टॉपिक में कल क्लियर किया था जो पेंक्रिया केस में, कि जो सिरोसा वगैरह रहते हैं ये पेरिटोनियम लेयर जो रहती है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को सेपरेट करती है अलग ऑर्गन्स के साथ, तो उसी का ही एक हिस्सा जो है इसे जो सिरोसा लेयर जो है वो उसे माना जाता है, जो कि फ्रिक्शन से हमें एक स्टमक को जो ऑर्गन को प्रोटेक्शन देता है। तो उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जो लेयर रहती है वो उसे 3 तरह के डिवाइड किया गया है। ये इसे मस्कुलर लेयर जो है वो कहा जाता है। मस्कुलर लेयर के 3 प्रकार के मसल रहते हैं। एक है लॉन्जिट्यूडनल, दूसरा है सर्कुलर और तीसरा सबसे अंदर रहता है वो है ऑब्लिक। उसके बाद एक छोटी सी एक लेयर रहती है, उसे कहा जाता है सब म्यूकोजा लेयर। हमेशा किसी भी ऑर्गन में अगर आप देखेंगे तो वहां पे सब म्यूकोजा लेयर में ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और लिम्फ सप्लाई जो होता है वो उसी लेयर में होता है। उसके बाद सबसे अंदर की जो लेयर रहती है वो है म्यूकोजा लेयर। जो आपको ये फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं, इस फोल्ड्स को रूगे कहते हैं और ये म्यूकोजा एक लेयर रहती है। तो ये लेयर के बारे में, तो अगर आप इसको लेयर को अगर और थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो वो इस तरीके से वो ये रूगे जो है वो आपको दिखाई देते हैं। तो इस पोर्शन को जो अलग अलग जो रूगे का जो शेप्स है इसे कहा जाता है गैस्ट्रिक पिट। इसका नाम दिया गया है गैस्ट्रिक पिट। और इसके अंदर जो मैंने इसे फोल्ड्स किए हैं तो ये इसमें कई सारे सेल्स रहते हैं जो कि अलग अलग हम लोग देखते हैं कि एक सीक्रेशन करते हैं जो डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये इस तरीके से जो आपको सेल्स का एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो ये जो अंदर से जा रहा है ये सेल, तो ये सेल्स से बने हुए रहते हैं, अलग अलग जो सेल्स रहती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पैराइटल सेल रहती है इसमें, तो पैराइटल सेल का काम रहता है कि वो HCl जो एसिड जो डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है उसे रिलीज करने का काम करता है। साथ ही ये बैक्टीरिया वायरस अगर आ गए हैं खाने के साथ साथ तो उसे किल भी करता है और एक फूड को क्रंच करके उसे बड़े से छोटे हिस्से में जो काम तोड़ने का जो काम है ये करता है। उसके बाद आता है चीफ सेल, जो ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है चीफ सेल। चीफ सेल क्या करती है? पेप्सिनोजेन जो है वो हार्मोन रिलीज करती है, जिसकी वजह से प्रोटीन जो है वो पेप्टाइड में कन्वर्शन का काम इससे होता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक और कि जी सेल करके है। ये जी सेल जो है इसे गैस्ट्रिन सेल भी कहा जाता है, जो कि गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करता है। गैस्ट्रिन हार्मोन का मैंने कल के इसमें पेंक्रियाज में इसका इम्पोर्टेंट बताया था कि गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है पैराइटल और चीफ, यानी कि ये सेल को और चीफ सेल को स्टिमुलेट करता है कि ज्यादा से ज्यादा आप HCl और पेप्सिनोजेन रिलीज करो, क्योंकि अभी खाना आ रहा है इसके लिए उतनी रिक्वायरमेंट है।
साथ ही साथ ये पेंक्रियाज में भी सेल्स को स्टिमुलेट करता है, ताकि वो पेंक्रियाटिक जूस जो है वो इंटेस्टाइन में रिलीज करने के लिए रेडी हो जाए, क्योंकि फूड जो है वो आगे प्रोसेस होगा, उसके लिए वहां पे पेंक्रियाटिक जूस की जरूरत रहती है। तो उसके लिए आप कल का वीडियो जो पेंक्रियाज के ऊपर है वो रेफर कर सकते हैं। तो ईसीएल सेल जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये ईसीएल सेल हिस्टामाइन रिलीज करती है। ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है गैस्ट्रिक एसिड फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद डी सेल है, कल के इसमें मैंने बताया था आपको, डी सेल यानी कि डेल्टा सेल भी इसे बोला जाता है। तो इसे सोमैटोस्टेटिन हार्मोन जो है वो रिलीज करते हैं। सोमैटोस्टेटिन हार्मोन मैंने कल भी बताया था कि ये जो कुछ लेयर्स जो अलग जो सेल्स रहती हैं जो वो सीक्रेशन करती हैं, उन्हें इनहिबिट करने का काम करती हैं। मतलब पैराइटल सेल जो एचसीएल या फिर पेप्सिनोजेन या फिर जो गैस्ट्रिन जो जूस है वो अगर रिलीज करते हैं तो वो कब तक रिलीज करेंगे, उसकी तो एंड होना चाहिए ना, क्योंकि जब काम खत्म हो जाए तो उसको ब्रेक देना जरूरी है। तो उसे इनहिबिट करने का काम ये डी सेल करती है सोमैटोस्टेटिन हार्मोन रिलीज करके, जिसमें जो एसिड हार्मोन जो एंजाइम रिलीज हो रहे हैं तो उससे ब्रेक लग जाती है। उसके बाद उतना रिलीज जो है वो या सीक्रेशन जो है वो बंद हो जाता है या फिर रुक जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं दो तरह के म्यूकस सेल आपको दिखाई दे रहे होंगे, सरफेस म्यूकस लेयर और म्यूकस नेक लेयर। तो ये दोनों म्यूकस लेयर का काम क्या रहता है कि एक प्रकार का ल्यूब्रिकेशन जो है वो स्टमक की लेयर को अंदर से प्रोवाइड करने का काम करता है। साथ ही जो एसिड वहां पे रिलीज हो रहा है जिसकी वजह से सेल डैमेज होती है, तो उस एसिड से सेल को प्रोटेक्शन का काम भी ये म्यूकस लेयर जो है करती है। अब तीन लेयर जो मैंने आपको मस्कुलर लेयर मैंने बताई थी, तो इनका काम क्या रहता है वो पहले देख लेते हैं। तो ये जो ऑब्लिक लेयर है, जो सबसे अंदर की जो लेयर है म्यूकस लेयर के जो बाद की जो लेयर है, उसका काम क्या है, जो भी ये जूसेस या हार्मोन्स या एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं ये उसे मिक्स करने का काम करने में ये हेल्प करती है। सर्कुलर जो मसल है उसके बाद का मसल ये क्या करता है, जो फूड उसके अंदर आया है उसे मूवमेंट देने का काम करता है कि वो मूवमेंट किस तरीके से उसका हो सकता है, और क्रंचिंग में भी हेल्प करता है। अब फूड मूव तो हो गया, यानी कि जो उसका मूवमेंट हो गया, उसका क्रंचिंग हो गया, तो उससे आगे बढ़ाना है तो उसमें लॉन्जिट्यूडनल जो लेयर है जो इसकी मस्कुलर लेयर की, वो हेल्प करती है उसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट देने के लिए, मतलब उसे आगे मूव करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए फूड को ये लेयर जो है, ये मसल की जो एक पार्ट है वो हेल्प करता है, जिसकी वजह से फूड जो है वो आगे पुश ऑन होता है। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर कुछ समय के लिए खुलता है, जैसे वो रेडी हो जाता है इस तरीके से खुलता है, फूड आगे जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये बंद हो जाता है। तो इसके आगे का अगर आपको समझना है कि वो किस तरीके से नलिफाई होता है, तो पेंक्रिया के ऊपर मैंने कल टॉपिक बनाया था, उसमें कुछ बातें जो है मैंने ऐड की थी, वो भी वीडियो आप रेफर कर सकते हैं। आज का टॉपिक यही तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मुझे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं तो आपके लिए काफी मेहनत कर रहा हूँ, अभी आपके ऊपर और यूट्यूब के ऊपर है कि मुझे कब जो है ग्रोथ देनी है। मैं अपना काम करते रहूंगा। धन्यवाद।